हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ऑप्शनल। सो आई हैव सीन पीपल कि जब भी ऑप्शनल की बात आती है तो हम लोग उसे स्किप कर जाते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लोग ऑप्शनल दे रखे हैं तो इसका हम ये सोच लेते हैं कि ये CBSE में कभी आएगा ही नहीं, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड उन लोगों ने दे इसलिए रखा है इस बुक में NCERT में बिकॉज दे वॉन्ट यू टू लर्न कि ऐसे क्वेश्चन जब आपको बाद में कभी आएँ तो हाउ टू फेस इट, बिकॉज दीज क्वेश्चन आर लाइक आप एक बार पूरे चैप्टर समझ चुके हैं, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई होनी है यहाँ पर। सो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे समझा जाए और कैसे सॉल्व किया जाए। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक बार पूरा पढ़ लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अप्लाई होनी चाहिए। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में जो भी हमें क्वेश्चंस इन ऑप्शनल में हम लोग करेंगे, यू विल सी कि कैसे हमारी टीचिंग्स जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, कैसे हम लोगों ने आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हर तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं, वो कैसे यहाँ पे अप्लाई होता है। एंड आई कैन टेल यू कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सबसे जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 4-5 क्वेश्चन में आपके रखे हुए हैं। सो वंस यू विल डू इट, यू विल अंडरस्टैंड कि कितना आपको समझ में आया है एंड कितने ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू कि अभी आप इसे स्किप कर सकते हो, बट जब आप आगे जाओगे एंड लाइक आफ्टर 7-8 ईयर्स अगेन इट विल कम टू यू एंड दैट टाइम यू विल बी थिंकिंग कि क्यों नहीं मैंने पढ़ा उस टाइम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इन दैट वे। सो अब हमारा पहला क्वेश्चन है। सो मैंने आपको जब भी बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम लोग जब बात करते हैं तो देयर विल बी टू वेरिएबल्स, देयर विल बी टू अननोन्स इन्वॉल्व इन इट। ओके, तो वो बेसिक 2 चीज़ें आपको पकड़नी है सबसे पहले। तो बाकी सब क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, आपको पता चल रहा था कि हाँ यहाँ पे मुझे ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है और ये 2 चीज़ों को मुझे x एंड y मान लेना था। बट जो आज हम लोग ऑप्शनल में डिस्कस करेंगे उसमें आपको पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि मैं किसको x मानूँ किसको y मानूँ। बट आप जैसे जैसे बनाते जाओगे, जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे तो समझ में आएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज वेरी इजी। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू विद द क्वेश्चन इज कट इनटू पीसेस, उसके टुकड़े टुकड़े कर देने आप लोग को क्वेश्चन के। लेट्स स्टार्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आप क्वेश्चन 10 बार समझे, भले सॉल्यूशन आप कितने मिनट में बनाना है, बट क्वेश्चन को आपको 10 बार पढ़ने की बहुत ज़रूरत है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन इज ऑलवेज इन द क्वेश्चन ओनली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So the question first says 3.7 optional. Okay, the first question says the ages of 2 friends Ani and Biju differ by 3 years. तो यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोगों की बात हो रही है, किसकी बात? अनी की एंड बीजू की। अब आपको समझ गया 2 चीज़ें हैं तो आप डायरेक्ट आप सोचेंगे कि x एंड y इनकी एजेस मान लें, बट लेट्स स्टॉप, आगे पढ़ते हैं। जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं तब तक आपके दिमाग में कुछ भी आना नहीं चाहिए कि किसको x मानना है किसको y। अब बोला गया है अनी एंड बीजू के एज में जो है वो 3 इयर्स का डिफरेंस है। एंड अनीज फादर धर्म, अनी के फादर जो है धर्म अंकल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि धर्म की जो एज है वो अनी के एज के रिस्पेक्टिव में है। ठीक है, एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब बीजू की एक सिस्टर भी है कैथी, और बीजू क्या है अपनी सिस्टर के एज के ट्वाइस है। ठीक है, तो बोलता है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जब 4 लोगों की बात हो रही है तो किन 2 एजेस को x एंड y माना जाए। तो आप देख सकते हैं अनी एंड बीजू की एज की बात हो रही है यहाँ पे, एंड आप देख सकते हैं कि धर्म अंकल की भी जो एज है वो अनी के फादर हैं, तो अनी के एज के रिस्पेक्टिव में है। तो यानी अनी का जो भी एज होगा उसका ट्वाइस क्या एज है, वो धर्म अंकल का एज है। एंड उसी तरीके से जो बीजू का एज है, बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, एंड बीजू का जो एज है वो उसकी सिस्टर के ट्वाइस है। मोस्टली इस जितने भी लीनियर इक्वेशन आप 2 वेरिएबल्स आप पढ़ेंगे इसमें मैथ्स से ज़्यादा आपकी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, सीधी सिंपल आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि किन 2 लोगों की एज की बात हो रही है, क्योंकि वही दोनों लोगों की एज के रिस्पेक्टिव में बाकी एज धर्म अंकल का एंड उसके सिस्टर कैथी का भी एज हम लोग पता कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट
अनी एज बी एक्स ईयर्स। ओके, हमने मान लिया कि अनी की एज एक्स ईयर्स है एंड बीजू बी वाई ईयर्स। अब एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स, आपको समझ में आ गया कि अनी एंड बीजू को हमने एक्स एंड वाई क्यों माना, क्योंकि धर्म अंकल एंड कैथी की जो एज है वो दोनों अनी एंड बीजू के ही रिस्पेक्टिव में है, तो हमने एक्स एंड वाई मान लिया। अब सबसे पहला हिंट क्या दे रखा है इन लोगों ने, अनी एंड बीजू डिफर। अब आपको क्या होता है, आप जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते हो सबसे पहला आपका ध्यान रहता है कि किन दो लोगों को एक्स एंड वाई मानना है, किन दो चीज़ों को हमें ढूंढना है, ठीक है। फिर आप ये सोचते हैं कि कौन से हिंट दे रखे हैं दो इक्वेशन के लिए, जनरली उसी में दो इक्वेशन भी बनने चाहिए, मतलब दो वेरिएबल हैं तो हमारे दो इक्वेशन भी बनने चाहिए, तभी तो आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। अब हमारा एक्स एंड वाई, तो फर्स्ट इक्वेशन ये लोग साफ साफ बोल रखे हैं कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला समझना पड़ेगा आपको कि अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स, बट आपको पता नहीं है कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। सबसे पहला हिंट तो यही है कि आपको पता नहीं है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो मैं ये तो पहला दो जो पॉसिबिलिटी बनती है वो आपको आगे पढ़ के समझना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ईयर्स, या तो ये हो सकता है या तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि बोल रहा है दोनों के एज में डिफर हो रहा है 3 साल का। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू भी 3 हो सकता है, y माइनस एक्स भी इज इक्वल टू 3 हो सकता है। मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। अब सेकंड चीज़ आती है हमारे पास कि अनी के फादर जो धर्म अंकल है, तो मैं बोलता हूँ धर्म को डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी इक्वेशन बन रहा है कि धर्म अंकल जो है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो अनी का एज कितना है, एक्स ईयर्स है, तो धर्म अंकल डी विल बी ट्वाइस ऑफ अनीज एज। ओके, तो मैंने बोल दिया डी इज इक्वल टू 2x एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। मैंने मान रखा है कि कैथी की जो एज है वो सी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी का मैंने धर्म अंकल का माना था, ठीक है, धर्म अंकल की एज डी इज इक्वल टू 2x, उसी तरीके से उसकी सिस्टर जो है कैथी। अब बोलता है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, तो मैंने बोला कि कैथी का जो एज है वो सी ईयर्स है मान लो, ठीक है। तो बीजू हमारा कितना है, वाई ईयर्स का है, इज इक्वल टू वॉट, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, तो मैंने सी कैथी का मान रखा है, कैथी। अब लास्ट एक हिंट दे रखा है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, ये आपका लास्ट हिंट था। आप देखो बोल रहा है कि कैथी एंड धर्म का जो है डिफर कर रहा है कितना, 30 ईयर्स से। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, आप तो ये लिख दोगे कि कैथी की एज हमने सी ईयर्स मान रखी थी, ठीक है, कैथी की सी ईयर्स मान रखी थी, माइनस धर्म अंकल की, क्योंकि यहाँ पे भी डिफर बाय 30 ईयर्स हो सकता है, तो आपके दो इक्वेशन बन सकते हैं, सी कैथी का एज माइनस धर्म अंकल का एज इज इक्वल टू कितना, 30 ईयर्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया था उसी तरीके से धर्म अंकल का एज माइनस कैथी का एज इज इक्वल टू 30 ईयर्स। बट आपको समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस यहाँ पे लगेगा कि कौन सा इक्वेशन सही होगा, ये वाला या ये वाला। सो आप देखो यहाँ पे दो जनरेशन की बात हो रही है, अनी एंड बिजू जो है उसकी सिस्टर कैथी है, बट धर्म जो है वो क्या है, अनी के फादर हैं, तो अनी एंड बिजू एक ही जनरेशन में है एंड उसकी सिस्टर कैथी भी एक ही जनरेशन में आती है, मतलब एक ही गैप में, जनरेशन गैप में है। एंड धर्म जो है वो अनी के फादर हैं, तो ऑफकोर्स उनकी जो एज होगी वो बिजू से भी ज़्यादा होगी एंड कैथी से भी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब हम ये इक्वेशन कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इक्वेशन विल बी नल एंड वॉइड, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो हमारे पास होगा डी माइनस सी इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ओके, तो यहाँ से हमारा डी क्या था, हमारा 2x था, तो मैं यहाँ से 2x लूँगा, 2x माइनस कैथी की एज, क्योंकि मुझे x एंड y के फॉर्म में चाहिए, हमारे दो ही अननोन है, तो आई शुड गेट 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो धर्म की एज कितनी, 2x, जो कि हमने यहाँ से लैंग्वेज जो लिखी हुई थी वहाँ से उठाया। फिर कैथी की जो एज है वो यहाँ पे देख सकते हैं, c का क्या है, y/2, सो यहाँ से मैंने उठाया y/2। ये आप मान लो कि फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ। पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, क्योंकि कैथी की, अनी की एज एंड बिजू की एज का 3 ईयर का डिफरेंस है,
क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भाई बिजू बड़ा है कि अनी बड़ा है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी भी हम लोग लेके चलेंगे, x माइनस वाई इजिकल टू 3 एंड y माइनस एक्स इजिकल टू 3। यहाँ से हम लोगों ने कॉमन सेंस से पता कर लिया कि धर्म अंकल की एज ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो अंकल हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो धर्म अंकल माइनस कैथीज एज इज इक्वल टू 30। यहाँ पे भी डिफर 30 ईयर्स लिख रखा था, बट कैथी की एज माइनस 30 पॉजिटिव 30 ईयर्स नहीं हो सकती। धर्म अंकल इज ओल्डर, राइट। तो 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। नाउ टेक द एलसीएम, सो इट विल बिकम 4x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 60 ईयर्स, राइट। सो यू गॉट द इक्वेशन। आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मिला, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 मिला, और एक आपको 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 मिला। ओके, सो फोर्थ एंड फिफ्थ। सो नाउ यू कैन सॉल्व फर्स्ट एंड फिफ्थ। लेट्स सॉल्व फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो हमारा ये वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। सो इट विल बिकम, दिस विल बिकम माइनस, एलिमिनेशन कर रहा हूँ मैं, प्लस, एंड ये हमारा माइनस। तो हमारा ये कितना आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस 3x आ जाएगा, ये माइनस वाई एंड प्लस वाई कट हो जाएगा। हमारा बचेगा यहाँ पे 60 माइनस 3 विल बी माइनस 57। ये हटा, x विल बी हाउ मेनी ईयर्स, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। सो x इज़ 19, व्हेन x इज़ 19 y विल बी हाउ मच, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y विल बी 16 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे 19 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 3। उसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। नाउ ऐड दीज टू, सो y माइनस वाई, 4x माइनस एक्स किया तो कितना हो जाएगा, 3x एंड 60 प्लस 3 कितना होगा, 63। सो x इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 21 एंड y विल बी इज इक्वल टू कितना, हाँ यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन को हम कंसिडर किए थे। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो y विल बी 24 बिकॉज 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3। सो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो अगर x बड़ा होगा यानी अनी बड़ी होगी तो अनी की एज विल बी हाउ मच, 19 ईयर्स। एंड जब हम कंसिडर करते हैं कि बिजू छोटा है विच इज़ 16 ईयर्स, और अगर हमने ये कंसिडर करके बनाया है कि बिजू अनी से बड़ा है तो बिजू की एज आई है 24 एंड अनीज एज इज़ 21। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को तोड़ देना है, सीधी सिंपल सी बात है। एंड जस्ट यू हैव टू रिलेट फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये मोस्टली कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। एंड ये था कि मुझे बस दो एजेस पता कर लेनी थी, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स, एंड मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ ना समझ में आया होगा, जस्ट अगेन रिवाइंड द वीडियो एंड जस्ट सी व्हाट आई हैव टोल्ड इन ईच डिटेल। ओके, जस्ट गो लाइन बाय लाइन। जब भी आपको मिले क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, आपको उस क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़े कर देने, सिंपल सी बात है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इट्स नथिंग, आपको लग रहा है कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल इन्होंने दिया ही आपको इसलिए है। इट्स नॉट कि जस्ट ये CV वहाँ नीचे लिख देते हैं स्टार मार्क लगा करके कि आपको नहीं पढ़ना है, बट इट डजेंट मीन कि आपको जानना नहीं है वो क्वेश्चन। यू हैव टू लर्न इट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the second question that we have in front of us, exercise 3.7, question number 2. So the question says, अब ये question answer 2, okay? So one says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. So अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये क्या हो रहा है, क्या situation क्या है। तो one says, give me 100 friend. So एक कह रहा है अपने फ्रेंड से, तो यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। मैंने बोल दिया A एंड B की बात हो रही है, A एंड B की बात। तो अब बोलता है A B से कहता है, A B से कहता है, ओके, सेज टू B, आई गिव मी 100 फ्रेंड। अपने दोस्त से ये 100 मांग रहा है। तो मुझे तो पहले ये पता ही नहीं है। आपको बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सबसे पहले आपके दिमाग में दो वेरिएबल्स आने चाहिए, दो लेट आने चाहिए जो आपको मानने हैं। तो यहाँ पे दोनों के आप देख रहे हो कि 100 फ्रेंड, दोनों के अमाउंट की बात हो रही है। अगर आप आगे का देखो, लास्ट लाइन देखो कि टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। इसका मतलब
ए के पास कितना अमाउंट था एंड बी के पास कितना अमाउंट था। तो ये तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया कि भाई दोनों के अमाउंट बताओ, तो आपको पता चल गया, आइडिया मिल गया कि मुझे लेट द अमाउंट दैट ए हैड बी एक्स रुपीज़, आपको क्या एक्स एंड वाई मानने हैं आपको पता चल गया, एंड बी के पास जो अमाउंट था वो वाई रुपीज़। प्लीज़ आप लैंग्वेज में अपने आप लिख लें, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको समझा सकूँ ये क्वेश्चन। सो चलो अब क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़े करते हैं हम लोग। सो द क्वेश्चन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, ए सेज टू बी कि तुम्हारे पास भी जितने पैसे हैं उसमें से 100 मुझे दे दो। तो अगर जब 100 दे देता है, 100 दे देता है तो न्यू अमाउंट एक्स के पास कितना है, बी ने अपना 100 दे दिया, तो न्यू अमाउंट एक्स के पास हुआ एक्स प्लस 100। पहले एक्स रुपीज़ था, 100 रुपीज़ बी ने इसे दिए, तो ये इसमें ऐड ऑन हो गया, तो न्यू अमाउंट जो एक्स के पास है वो 100 है। एंड अब इसने वाई ने क्या दिया है, अपना 100 दे दिया है, तो अब जो वाई के पास न्यू अमाउंट है इट विल बी वाई माइनस 100। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ए ने मांगा 100 तो ए के पास 100 रुपीज़ बढ़ गया, बी दानवीर था उसने 100 दे दिया तो ए के पास अमाउंट बढ़ चुका है विच इज़ एक्स प्लस 100। एंड इसके दान के चलते इसका जो अमाउंट में डिक्रीज़ हुआ है, जो न्यू अमाउंट इसके पास अब बचा है, पहले वाई था बट इसने 100 दे दिया है, सो द न्यू अमाउंट इज़ वाई माइनस 100। सो अब क्या कहते हैं कि अब इनका मोटिव है कि हम लोग निकालें भाई इनके पास कितने पैसे हैं, हमने एक्स एंड वाई मान लिया, अब इन लोगों लैंग्वेज के साथ बस खेल रहे हैं ये दोनों आपस में, ठीक है। तो अब मैंने ये बता दिया कि हमें भी मैथ्स आता है, तो हम लोग क्या किए, एक्स प्लस 100 इसके पास हो गया, इसके पास वाई माइनस 100 हो गया। सो नाउ इट्स द इक्वेशन दैट यू हैव टू मेक, ओके। सो गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। बोलता है कि अगर तुम मुझे 100 दे देते हो तो तुम्हारे में 2 गुना हो जाऊँगा, ठीक है, तो 2 गुना हो जाऊँगा। तो ए के पास कितना अमाउंट है, एक्स प्लस 100, ठीक है, ये नया अमाउंट है ए के पास। तो ए सेज टू बी कि अगर तुम मुझे 100 देते हो जो कि न्यू अमाउंट एक्स प्लस 100 है, तो मैं दुगना हो जाऊँगा तुम्हारे 2 ऑफ बी। तो बी के पास न्यू अमाउंट कितना है, 2 इंटू वाई माइनस 100। सो द इक्वेशन दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। सो एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, राइट। ए सेज टू बी कि इफ़ यू गिव मी 100 आई शैल देन बिकम, आई शैल यानी एक्स के पास जो अमाउंट है इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ दैट एज रिच एज यू। तो भाई वाई जितना बी रिच था उससे 100 रुपीज़ लेस रिच रह गया क्योंकि उसने दे दिया है, तो इट विल बी वाई माइनस 100 इंटू 2। सो द इक्वेशन दैट यू गॉट इज दिस। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। फिर अब बी फिर से गेम खेला है। बी क्या कहता है, बी अब ए को कहता है, द सेकेंड सिनेरियो इज, मैं नए पेज में इसको बनाता हूँ, तो अब फिर से ए एंड बी, बट इस बार बी ए को कहता है क्या, सेज टू ए कि अगर इफ़ यू गिव मी 10, अब बोल रहा है ए को कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ अपने में से दे देते हो। दोनों के पास फिर से कितना अमाउंट था, एक्स एंड वाई। एक बार ए ने गेम खेला तो बी भी बार्टर सिस्टम कर रहा है, बी क्या कर रहा है, ए से मांग रहा है, तो ए बोलता है कि लेकिन ये कम मांग रहा है, अच्छा इंसान है, ठीक है। तो बी ने कितना माना, 10 मांगा, ए से कितना मांगा 10, तो ए से तो 10 रुपीज़ निकल गया। तो अब जो न्यू अमाउंट ए के पास बचा है इट इज़ हाउ मच, एक्स माइनस 10। ए के पास एक्स माइनस 10, अब बी के पास कितना है, दोनों एक्स एंड वाई था पहले से, अब 10 मांगा है, तो बी के पास जो न्यू अमाउंट बना है इट इज़ वाई प्लस 10। ओके, समझ में आ गया आपको, x माइनस 10 एंड वाई प्लस 10। अब देखो, अब ये इक्वेशन बस आपका ध्यान है क्योंकि आपको मालूम है 2 इक्वेशन है x एंड y, सो देयर शुड बी 2 इक्वेशंस, देन यू विल अप्लाई एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन, जो भी आपको करना है। ये बोलता है इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। बोल कौन रहा है, बी बोल रहा है, यानी बी ए को कहता है, तो बी क्या बोलता है कि मैं तुमसे 6 टाइम्स हो जाऊंगा, तो बी इज़ 6 ऑफ ए। ये आपको समझना पड़ेगा, ये न्यू अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, बी लेने के बाद ये बात कह रहा है, पहले ले लेता है देन सेज कि मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो बी के पास कितना अमाउंट है, न्यू अमाउंट वाई प्लस 10, ए के पास कितना बचा रह गया, 10 रुपये उसने दे दिए, तो इट विल बी एक्स माइनस 10, पहले से 10 रुपीज़ लेस। सो द सेकेंड इक्वेशन दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। तो y, सो आई कैन राइट इट, मैं 6x
उधर लेके जा रहा हूँ, -y प्लस 60 इधर लेके आया तो 70 हो गया, एंड दोनों को रिवर्स कर दिया तो इट विल बी 70। 60 को मैं इधर लेके आया प्लस 60 तो 70 हो गया, y को उधर लेके गया तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, तो मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। सो यू हैव टू इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू। तो x माइनस 2y पहला जो कि आया था -300, एंड द सेकेंड इक्वेशन जो आया है 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। सो एलिमिनेशन में आपको क्या करना होता है, यू जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशन। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2y आपको y एलिमिनेट करना है तो आप इसको 2 से इंटू कर दो। सो द इक्वेशन विल बी व्हाट 2 6 12x माइनस 2y is equal to 140, right? 2 6 12x minus 2y is equal to 2 7 140, and the second equation you have x minus 2y is equal to minus 300. so अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, एंड ये माइनस से फिर प्लस। ओके, सो आपके पास आया क्या, 12x में से एक x गया तो इट विल बी 11x is equal to plus 300 and 140, so it will become 440. So the amount which A had is 440 upon 11. तो 11 तो 40 A के पास था एंड B के पास कितना है, आप इसी में पुट कर दो, x माइनस 2y है ना, तो 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। तो आप 2y उधर ले जाओ, 300 इधर ले जाओ, तो 2y इज इक्वल टू 340। ठीक है, तो आपका y के पास कितना अमाउंट हो गया, 2 1 2, 2 7 14 एंड 0। नाउ जस्ट सी, अगर ये अपना 100 देता तो ये कितना हो गया, 100 अगर देता तो a के पास कितना पहले था, 40 था, तो इट विल बी 140। और ये 100 दे रखा है तो इसके पास पहले कितना था, अगर हम यहाँ से देखें तो 170 था, तो 100 चला गया तो बचा 70। आप देख सकते हैं 140 इज ट्वाइस ऑफ b, सो यू गॉट द इक्वेशन, यू गॉट द आंसर। सो इट्स एज ईजी, जैसे ही आप ये लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को जस्ट ब्रेक करते हैं, टुकड़ों में आपको इसको बांटना है, देन इट विल बी ईजी फॉर यू, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, जो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड ये डिस्टेंस स्पीड टाइम पे है। तो मैंने इससे रिलेटेड डिस्टेंस स्पीड टाइम से एक बेसिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक वीडियो बना रखा है पहले ही, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम जब भी उसकी बात हो रही है तो वो वाला वीडियो जाके देख लें। स्टिल आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो जब भी आपको डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन आपको मिले, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव इन योर माइंड, द इक्वेशन जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या इसी से क्या आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये तीन इक्वेशंस आपके दिमाग में रहने चाहिए जस्ट टू अप्लाई। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग, ये तीनों चीज़ अपने दिमाग में रख लें जैसे ही डिस्टेंस स्पीड टाइम का क्वेश्चन आपको दिखे। अब क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे इसने एक डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस ये कहता है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर वो पहली स्पीड जितनी भी थी वो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया है डिस्टेंस स्पीड टाइम में अब आपको यहाँ पे भी दो वेरिएबल मानने हैं, तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि मुझे किसको दो वेरिएबल मानने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, तो स्पीड रिलेटिव से ज्वाइन हो रहा है, राइट, कि स्पीड से पहले की स्पीड से 10 किलोमीटर ज़्यादा। तो पहले का स्पीड तो आपको पता नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हमेशा जो स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में होता है जो उसकी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, एंड टाइम जो होता है वो हमेशा आवर में। तो किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, तो किलोमीटर पर आवर। देन इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, ठीक है, अभी मैं x किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। देखो आप अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे पहले जब लाइन पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ दो चीज़ों की बातें एक ही में कह दी गई है।
एक तो हमें दो चीज़ें नहीं पता, ये दोनों के रिलेटिव में आ रही हैं कि पहले की स्पीड से जब वो 10 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, जब आप स्कूल पहले साइकिल से जाते थे, देन यू स्टार्टेड गोइंग विथ लाइक बाइक और जो भी, तो आपको मालूम है जब स्पीड ज़्यादा हो गई है तो टाइम कम ही लगेगा। बाइक से क्या पहुंचने में स्कूल आपको कम टाइम लगेगा। तो सिंपल सा, जैसे ही स्पीड ज़्यादा, और यहाँ से आप देख भी सकते हो स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इट मीन्स जैसे ही टाइम ज़्यादा होगा इसका मतलब स्पीड आपकी कम है, एंड स्पीड आपकी स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब कम टाइम लगेगा, राइट। तो बोलता है कि जैसे ही पहले से 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर मैं चलाता हूँ तो 2 आवर्स लेस लगता है देन द शेड्यूल टाइम। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नहीं पता है, दोनों वेरिएबल मुझे समझ में आ गए हैं कि दो चीज़ें नहीं पता है, एक तो शेड्यूल टाइम नहीं पता है और एक तो मुझे क्या नहीं पता है, आपका स्पीड नहीं पता है। तो मैंने लिख दिया, क्योंकि बाकी दोनों जो चीज़ें हैं वो दोनों स्पीड एंड टाइम के ही रिलेटिव में है। 10 किलोमीटर फास्टर किससे ज़्यादा, उसकी पहले की स्पीड से ज़्यादा, तो उसको मैंने x किलोमीटर पर आवर मैंने मान लिया है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो मैंने बोला लेट द शेड्यूल्ड टाइम बी y आवर, राइट। अब देखो, अब मैंने ये बताया कि आपका x किलोमीटर पर आवर स्पीड है एंड मैंने मान लिया कि जो उसको टाइम लगे वो y आवर्स लगे। तो जब आपको स्पीड एंड टाइम पता है तो यू नो दैट द डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बोलता है, ये ऐसा तो नहीं है कि जब वो 10 किलोमीटर फास्टर आपका चलने लग गया तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, उसने वही डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटे कम लगाए हैं। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो डिस्टेंस पहले कितनी हो रही थी जब मैं x किलोमीटर पर आवर स्पीड मान के चलाऊँ एंड टाइम y आवर मान के चलाऊँ, तो डिस्टेंस आपकी हुई है x इंटू वाई। ये आपकी 3 चीज़ें सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। देन केसेस विल अराइज। अब हम केस पे जाएंगे। मैं आपको ये लाइन इसलिए पढ़ा कि आपको समझ में आ सके कि कौन से 2 वेरिएबल मानने हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेटिव में है यहाँ पे वो डिस्टेंस एंड नहीं, स्पीड एंड टाइम के रिलेटिव में है। यहाँ पे स्पीड की बात है और स्पीड ना मुझे पहले का पता है ना मुझे टाइम का पता है। तो मुझे मालूम है कि मैंने क्या किया कि x किलोमीटर पर आवर स्पीड मान ली मैंने एंड शेड्यूल टाइम मैंने मान लिया y आवर, क्योंकि बाकी जो ये लैंग्वेज है ये उसी के रिलेटिव में है। तो केस फर्स्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है इफ़ द ट्रेन वुड हैव बिन 10 किलोमीटर फास्टर, किससे ज़्यादा, जो पहले की यूनिफॉर्म स्पीड से ज़्यादा, तो x किलोमीटर पर आवर है तो x किलोमीटर पर आवर प्लस 10। अगर ये ऐसा होता, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, वो मैंने अप्लाई कर दिया तो ये किलोमीटर में हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर बाई आवर इंटू आवर करोगे आप तो किलोमीटर में चेंज हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ किलोमीटर। तो बोलता है कि अगर इफ़ द ट्रेन वुड हैव बिन 10 किलोमीटर फास्टर, तो x प्लस 10, अगर ये फास्टर होता इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन शेड्यूल टाइम। पहले टाइम कितना लग रहा था y, अब कितना टाइम लगेगा y माइनस 2। स्पीड आपने बढ़ा दी है 10 किलोमीटर तो टाइम ऑफ कोर्स कम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस अभी भी वो कितना ट्रैवल कर रहा है, वही सर्टेन डिस्टेंस, यानी x इंटू वाई। यू गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। सो मैंने बोला कि मुझे इक्वेशन निकालना था, मुझे मालूम है कि यहाँ एक चीज़ चेंज नहीं हो रही, भले यहाँ पे स्पीड एंड टाइम चेंज हो जा रहा है बट डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है। डिस्टेंस अभी भी एक्स वाई, उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको 2 घंटे कम लगे हैं जब वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। तो स्पीड x प्लस 10 एंड ये y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सो वॉट यू विल डू, अब आप करेंगे इसको जस्ट मल्टीप्लाई, यू गॉट द फर्स्ट इक्वेशन, x इंटू वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब देखो आप एक्स वाई से डर मत जाना, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपको एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा 2 वेरिएबल में। सो इट विल बी मैं 2x एंड इसको माइनस 2x प्लस 10y और 20 को उस साइड लेके जा रहा हूँ तो इट विल बी 20। मैं 2x से माइनस हटाने की कोशिश करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20। यू गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको मालूम है कि 2 वेरिएबल हैं तो हमें 2 इक्वेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, एंड उसके लिए सेकंड हिंट इन लोगों ने दे रखा है, एकदम सेम चीज़ करना है आपको। न्यू पेज। सो द सेकंड लैंग्वेज क्या कह रहा है इसमें कि इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अब बोलता है कि पहले से, अब सब हम लोग रिलेटिव यहाँ से की बात कर रहे हैं, यहाँ से 2 केसेस अराइज होते हैं कि अगर ज़्यादा होता स्पीड तो इतने घंटे कम में पहुँच जाता, वही डिस्टेंस कवर करता। एंड अब क्या हो रहा है कि स्पीड आपकी स्लो हो चुकी है पहले से, तो स्पीड अब कितनी रही, यू नो दैट स्पीड इनटू
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस अभी भी उतना ही है जितना पहले चल रहा था। स्पीड, नया स्पीड अब कितना हो गया, स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले x किलोमीटर पर आवर था, स्लोअर मतलब कम, यानी -10 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। अब स्लोअर हो गया है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा पहले से। पहला टाइम कितना लग रहा था, y लग रहा था। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। हमने माना है शेड्यूल टाइम y आवर्स है, तो इट विल बी y + 3। और डिस्टेंस आपको मालूम है कि अभी भी वो डिस्टेंस कितना चल रहा है, x इंटू वाई ही चल रहा है। तो x इंटू वाई किलोमीटर ही चल रहा है। फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, xy + 3x - 10y -30 is equal to x into y. Then again it will be eliminated. So the equation that you have in front of you is 3x - 10y is equal to 30. And the first equation that you had, 2x - 10y is equal to -20. Now you can see y eliminate मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो ये माइनस कर दो आप, ये प्लस हो गया एंड ये भी प्लस हो गया। तो इट विल बी x 3x - 2x विल बी x इज इक्वल टू 50। यानी x हमने क्या माना था, आप देख सकते हो x किलोमीटर पर आवर स्पीड आया हमारा, तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको इस इक्वेशन में रख दो या किसी भी इक्वेशन में रख दो। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 50 - 10y इज इक्वल टू 30। 10y उस साइड जाएगा और ये आपका आ जाएगा कितना, 150, राइट। इट विल बी 150 माइनस 3 5 15, 150 माइनस 30, तो 10y इज इक्वल टू 120। यानी y की जो स्पीड है वो y जो आवर लग रहा था, यानी y हमारा क्या था, टाइम था, तो y इज इक्वल टू 12 आवर्स लग रहा था। तो आपको डिस्टेंस की बात अगर पूछी जाए तो यानी 50 इंटू 12, स्पीड इंटू टाइम, जो शेड्यूल टाइम था वो 12 आवर था, स्पीड जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो 50 किलोमीटर, 50 इंटू 12। सो ये टोटल डिस्टेंस चला इन लोगों ने वो 600 किलोमीटर चला था। अंडरस्टूड। जब भी डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का है, इससे पहले आई विल टेल यू कि इससे पहले 10-15 RS सवाल के मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं। आई विल पुट इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, बट स्टिल उसके सारे एक समझाए गए हैं कि कैसे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चंस करने चाहिए। सो इट्स ईजी फॉर यू नाउ, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। सो सी, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन हम पढ़ता हूँ पहले। आंसर 4, सी द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। ठीक है, अब बोलता है कि एक क्लास में स्टूडेंट्स को रोज़ में स्टैंड करा दिया गया। अब मैं आपको ये समझा दूँ, ये जो मैंने यहाँ ड्राइंग बना रखा है वो रोज़ का है। एंड कॉलम का जो होता है, कॉलम में अगर आपको लोगों को बैठाना हो कॉलम में, तो कॉलम इज़ लाइक दिस, ओके। तो वह मैंने हर एक कॉलम में 4 बच्चों को बैठा दिया है। इन कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। सो दिस इज़ ये दिखाया गया कि कैसे रो में आप बैठाते हैं। ये रो में है, ये कैसे सीट्स आपके हैं और इसके ऊपर 1 2 3 4 स्टूडेंट्स बैठा दिए। ये रो में इस तरीके से बैठाया गया, ओके। एंड यहाँ पे भी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि मेन डिफ़िकल्टी क्या होती है, अभी आपने देखा कि अगर आपको 2 वेरिएबल पता चल जाए कि मुझे निकालना क्या है, आपके लिए क्वेश्चन आधा आसान हो जाता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। तो क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में बैठाया गया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, there would be 1 row less. If 3 students are less in row, if 3 students are extra, यहाँ पे extra in row, there would be 1 row less. ठीक है। And if 3 students are less in row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. So I've seen students what they do, or let the number of students be in class be x ले लेते हैं। But अब देखो यहाँ किस रिलेटिव में है। क्या आप अगर इस लैंग्वेज को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किसको x मानना है एंड किसको y, क्योंकि किसके रिलेटिव में ये बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। तो ये बोल रहा है कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स बैठाए गए हैं, पहले तो उसकी बात कर रहा है। एंड उसके बाद बोलता है देयर वुड बी 1 रो लेस, और कितने नंबर ऑफ रोज हैं उसकी बात कर रहा है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। हमारे पास मैंने बोला कि यहाँ पे कितने आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 4 रोज़ हैं, ओके।
लास्ट में बोल रहा है व्हाट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपने देखा 4 रो हैं, 1 2 3 एंड 4। कॉलम को हम लोग हटा देंगे क्योंकि कॉलम का क्वेश्चन नहीं है, कॉलम में नहीं बैठाया गया है, रोज़ में बैठाया गया है, तो मैं इस सिचुएशन को कंसिडर करूँगा। तो 4 रोज़ हैं एंड मैंने हर रो में 4 स्टूडेंट्स को बैठा दिया गया। एंड रो की जब बात हो रही है तो हर ऐसा कंट्रीब्यूशन है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो आप ऐसा नहीं कि एक रो में ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठा सकते हैं। जब भी आप ऐसा कर रहे हैं तो सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि हर एक रो में उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं। ये आपको कंसिडर करके चलना होगा। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स को बैठाया है। सो इफ़ आई आस्क यू कि बताओ ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो क्या करोगे आप? हर एक रो में कितना है? 4 स्टूडेंट्स हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं इस क्लास में? 1 2 3 4। व्हाट यू डू? 4 into 4, 4 into 4. So the total number of students becomes 16. You can count also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो आपने क्या किया? दो चीज़ों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे 16 है वो दो चीज़ों पे बेस्ड था। क्या? एक तो हर एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आपको ये, और सेकंड चीज़ टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। तो दो चीज़ आपको समझ। और अब देख लो यहाँ पे उसी के रिलेटिव में इक्वेशन बनाना है मुझे। यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो, तो मैं मानूंगा लेट एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर सीटेड इन ईच रो। मैंने ये मान लिया कि हर एक रो में एक्स नंबर स्टूडेंट्स को मैंने बैठाया हुआ था, ठीक है। एंड मैं ये मान के चला कि लेट देयर वेयर वाई नंबर ऑफ रोज़। यहाँ पे यही सबसे मुश्किल था आपको पहचानना कि मुझे एक्स एंड वाई मानूँ कहाँ पे, किसको मानूँ मैं। तो आपने ये समझ लिया लैंग्वेज से। यहाँ पे हर एक देखो 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं पहले से, तो पहले मुझे मानना पड़ेगा कि हर एक रो में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ रहे थे। तो लेट एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर सीटेड इन ईच रो। एंड सेकेंड चीज़, देयर वुड बी 1 रो लेस। पहले से एक रो लेस होता, तो मैंने मान लिया कि लेट देयर वेयर वाई नंबर ऑफ रोज। तो आपको ये समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे, जैसे यहाँ पे हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स बैठाए थे मैंने एंड 4 रो थे, तो आपने क्या किया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए? 4 into 4, सिंपल यूनिटरी मेथड। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? हर एक रो में x नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठा है एंड टोटल नंबर ऑफ रो जो है वो y है, तो x into y। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके पास 2 केसेस हैं एंड दोनों पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो पहला, ये लोग हम लोग के साथ जो लैंग्वेज के साथ खेल रहे हैं वो ये बोलते हैं कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। पहले कितने स्टूडेंट्स थे हर एक रो में? x थे। अब क्या हो गए? इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, ठीक है, देयर वुड बी 1 रो लेस। 1 रो लेस, पहले कितना रो था? y नंबर था एंड y माइनस 1। अब ये क्या होगा? अभी भी आप इतना ध्यान रखो कि भले आप स्टूडेंट बढ़ा दिए हैं लेकिन रो भी तो लेस हो गया है, तो अभी भी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी एक स्टूडेंट ऑफ क्लास, मतलब द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास में उसी क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और आप जान गए हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे पहले? x into y। तो अभी भी वो जो नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? भले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर रो में बढ़ गए हैं बट रो कम हो गया है, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट चीज़ बच रहा है हमारा। हम अभी भी उस क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, x into y। उन्हीं पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सजाने की बात कर रहे हैं जितना पहले था, और पहले कितना था? x into y। सो द इक्वेशन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज xy minus x plus 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। सो अगेन एक्स वाई एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास जो इक्वेशन बना है वो माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 में माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। सो फर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। आप ध्यान दें कि हम इक्वेशन किस तरीके से बना रहे हैं। मैं यहाँ पे रोज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड इनटू प्रोडक्ट किया हूँ क्या? रो, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो,
ठीक है। एंड ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहेगा, मैंने ऐसा नहीं किया कि बाहर के और स्टूडेंट्स को बुला लिया है, मैं उन्हीं x इंटू वाई जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन्हीं को अलग तरीके से सजाने की बात कर रहा हूँ, तो ये हमेशा मेरा कांस्टेंट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, भले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो या रो चेंज हो जाए। फिर सेकंड केस, ये हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है। सेकंड केस हमें क्या कहता है, सेकंड केस हमें ये कह रहा है इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, यानी पहले जो x था, हर रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, x थे, बोलता है 3 स्टूडेंट्स लेस इन ईच रो, सो x माइनस 3, राइट। अभी मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना ही है, x माइनस वाई, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नाउ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, पहले हर रो में x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बट अब पहले से 3 घट गए हैं, 3 घट गए हैं तो ऑफकोर्स रो क्या बढ़ जाएगा, रो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे, तो इट विल बी कितना 2 रोज मोर। तो पहले नंबर ऑफ रोज कितने थे, y थे, अब हमारा कितना हो गया y प्लस 2। मैं यही बोलता हूँ कि अगर मैं इनको 2 को हटा देता हूँ, हर एक रो में 2 को हटा देता हूँ, तो क्या होगा, मेरे को अब ज़्यादा रो की ज़रूरत पड़ेगी, अब बाकी 2 लोगों को जो एक्स्ट्रा हैं उनको सजाने के लिए, राइट। तो वही चीज़ें हो रही हैं, आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम कर रहे हैं तो रोज़ बढ़ जा रहे हैं उनको बैठाने के लिए। तो ये वही सिचुएशन यहाँ पे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रोज इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम बाहर से नहीं, हम उसी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो हम लेके चले थे x इंटू वाई। सो द इक्वेशन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। सो द इक्वेशन विल बी एक्स वाई एलिमिनेट हो गया, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। आपके पास आ चुका है 2 इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 3y is equal to minus 3, and the second equation that you have is 2x minus 3y is equal to 6। अब माइनस 3y सेम है, आप प्लीज़ एलिमिनेट कर दें इसे, ये माइनस, सो आपका आ गया ये माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इट विल बी माइनस 9। सो हर एक रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 9। अब आप इसको y में पुट कर दो, x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 3, तो हमारा x की वैल्यू आई 9, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 3, ये माइनस 3y उधर चला जाएगा तो 3y, ये 12 और यहाँ पे 3y, सो 3 4 ज़ा 12, तो y इज इक्वल टू 4। यानी आपके हर एक रो में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे, 4, 1 2 3 4, और हर एक रो में आपने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So you know the number of students will be 9 into 4. x into y था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही था ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इंटू नंबर ऑफ रोज, तो x इंटू वाई, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 स्टूडेंट्स, यानी उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, 36। सो यू गॉट द आंसर। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप अगर आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्किप ना करें, आप हर एक माइन्यूट डिटेल को समझ जाएंगे जब आप पूरा जो मैंने समझाया है उसको एक बार सुन लेंगे आप। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल। सो इन अ ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, ओके, ABC एक ट्राइंगल है, एंड एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। सो वी कैन राइट दिस इन 2 वे। मैं ये लिख सकता हूँ एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, एंड सेकेंड इक्वेशन एंगल C इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, क्योंकि आपस में ये तीनों इक्वल है, ओके। सो एंगल C इज इक्वल टू 3B है, तो मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, तो 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। सो 2 एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा तो एंगल B। तो आपको ये पता चल गया कि एंगल B के 2 टाइम्स है एंगल A, नहीं, एंगल B जो है वो 2 टाइम्स है एंगल A। सो यहाँ से एक इक्वेशन ये मिला, एंड द लास्ट यू नो दैट इन लोगों ने इन ट्राइंगल ABC इसलिए बोला क्योंकि आपको मालूम है
कि जब एक ट्राइंगल है उसके 3 एंगल है ए बी सी, वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल एंगल्स in a triangle is how much? 180 degree. So you know that angle A plus angle B plus angle C will be equal to 180 degree. बस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आपका आया है, तो आप एंगल A को वैसे ही रहने दें, एंगल B की जगह 2 एंगल A डाल दें, ठीक है, प्लस एंगल C है वो 3 एंगल B है, ओके, 3 एंगल B, 3 इंटू एंगल B कितना है? 2 एंगल A, एक ही वेरिएबल में रहने दूंगा कि आराम से मेरा 2 एंगल A निकल जाए. सो इट विल बी 3 to 6 एंगल A, 6 to 8 9 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल A विल बी इक्वल टू 20 डिग्री. उसी तरीके से B हमारा हो जाएगा 40 डिग्री एंड C हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि C इज़ 3 ऑफ एंगल B. तो 3 ऑफ एंगल B, 3 4 12, 120 डिग्री. सो यू ऐड दीज टू, 120 प्लस 40 कितना हो गया? 160 एंड 20 180. सो हमारा आंसर आ गया. सो दैट्स हाउ यू अप्रोच दीज क्वेश्चंस एंड आई विल टेल यू कि अगर आप सोच रहे हैं इनको स्किप करने का तो प्लीज़ डोंट स्किप ना करें. आप देख सकते हैं कि कैसे कितना आसान है ये क्वेश्चन व्हेन यू ब्रेक दीज क्वेश्चंस इनटू पीसेस. आपको इसे बस तोड़ना है एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई जो आपने सीखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में. इट्स नथिंग मोर देन दैट. सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपको समझ में आया हो सारे क्वेश्चंस. सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो इफ़ आई अपलोड एनी वीडियो आप लोग को पता चले. थैंक्स अ लॉट.